सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसवे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे कि हमने क्या दिया है आलम को। मज़हब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा में छब्बीस जनवरी के ताल्लुक़ से कुछ बातें हमारे सामने आई थी। 26 जनवरी की हकीकत क्या है, उस दिन को हम यौम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं, और उसका यौम जमहूरिया का अंग्रेज़ी में क्या नाम बनता है और वो नाम कौन सी ज़बान का था, कैसे वो मुंतकिल होकर हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से जाने जाने लगा। ये तमाम बातें हमारे सामने आ चुकी थी और असल मौजू जो था वो किसी भी जमहूरी मुल्क को बनने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी मुल्क हो दुनिया का, जमहूरी अगर हो तो उस मुल्क के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी कमज़ोर पड़ जाए तो मुल्क सालिम नहीं रह सकता, मुल्क की सलामत बाकी नहीं रह सकती। उसमें से पहली चीज़ पार्लियामेंट है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट है, तीसरी चीज़ अदलिया यानी कोर्ट वग़ैरह, चौथी चीज़ मीडिया। ये 4 सुतून हैं किसी भी जमहूरी मुल्क को खड़ा करने के लिए। गुज़िश्ता जुमा में सिर्फ जो है ये 4 बातों का मैंने तफसीली तौर पर तज़किरा तो नहीं किया है, शॉर्टकट में जो है इसको बता के आगे बढ़ गया था। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई मुफ्ती साहब को कोई काम है ही नहीं, ऐसे जो है बेकार की बातें बयानात में बोलते रहते हैं। जो लोग ये समझते हैं वो लोग जो है बहुत ही गलत फहमी में मुब्तला हैं, इसलिए कि ये चीज़ें जानना हर शहरी के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये चीज़ें, इन चीज़ों का इल्म अगर हमारे पास ना हो तो फिर सेकुलर किसको कहते हैं, जमहूरी मुल्क किसे कहते हैं, वो बात हमें समझ में नहीं आती।
जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क की तारीख को याद रखना अगर जानते नहीं हैं तो उसको जानने की कोशिश करना, जानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। मिसाल के एतबार से किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो काम करने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि कंपनी के क़वानीन को जाने, उसके ऊपर अमल करे। अगर कंपनी में काम करने वाला काम करता रहे और महीने के ख़त्म पर सैलरी लेता रहे, तनख्वाह लेता रहे और क़वानीन को जानने की कोशिश नहीं करता तो फिर वो आदमी ज़्यादा दिन कंपनी में नहीं रह सकता। कंपनी वाले उसको जो है सलाम करके भेज देंगे कि भाई तेरे लिए तेरा घर बहुत ही बेहतर है, हमारी कंपनी में कोई तेरे लिए जगह नहीं है। तो जब एक छोटी सी कंपनी में आदमी उसके कानून को जाने बगैर काम नहीं कर सकता, इतने बड़े मुल्क में ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या कानून का जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? बहुत ही ज़रूरी है। और इन बातों का जो है तज़किरा होते रहना, अगर कहीं से कोई बात ऐसी मिल जाए, हो सके तो उसको लिख कर रखना और अपने जहनों में बिठाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जमहूरी कोई भी मुल्क हो, जैसा कि हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिसे आज हम जो है इंडिया कहते हैं, तो कोई भी दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क हो, हर मुल्क को खड़ा होने के लिए 4 पिलर का होना ज़रूरी होता है। एक है पार्लियामेंट, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है अदलिया, चौथा है मीडिया। ये 4 पिलर हैं, 4 सुतून हैं। अब हमको जो है हर चीज़ के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करना है और उसके ताल्लुक़ से हमको सुनना है ताकि बात समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहली बात पार्लियामेंट। बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों से वह नावाकिफ़ हैं, इन बातों का इल्म बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता। तो उनके लिए जो है, और उनके लिए नहीं, सबके लिए ये बातें हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत समझे इनको, कि बार बार जो है ऐसी बातें सुनने का हमको मौका नहीं मिलता। तो पहला नंबर जो है, पहला पिलर जो है मुल्क को खड़ा करने के लिए, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों ऐवानों में मिलाकर, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के मेंबर जो हैं उसकी तकरीबन जो है 790 पर 5 मेंबर होते हैं दोनों के। अब एक लंबा निज़ाम है, एक लंबी जो है कारगुजारी है, वो तमाम कारगुजारी को समझना है और उसके पीछे कितना माल हमारा खर्च हो रहा है। और एक बात बुनियादी तौर पर यह समझें कि भाई मुल्क में जो भी काम हो रहा है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, पार्लियामेंट के सतह पर हो रहा हो या गवर्नमेंट के सतह पर हो रहा हो या मीडिया के सतह पर हो रहा हो या फिर जो है अदलिया के मैदान से हो रहा हो, हर काम में जो भी पैसा लग रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी बनता है। इतना बड़ा मुल्क बगैर पैसे के नहीं चल सकता। एक छोटा सा घर जिसमें एक मियाँ बीवी 2 बच्चे, 4 लोगों के ऊपर एक घर हो और वो घर पैसे के बगैर नहीं चल सकता, तो इतने जो है अरब इंसान यहाँ बसते हैं, इतना बड़ा मुल्क पैसे के बगैर कैसे चल सकेगा? और वो पैसा आता कहाँ से है उसको भी समझना है। वो जितना भी पैसा गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या अदलिया हो, जो भी खर्च करता है वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ के बाशिंदों से, यानी मुल्क में रहने वालों से लेकर ही वो पैसा मुल्क के लोगों के ऊपर खर्च किया जाता है। अब पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। दोनों के मेंबर्स जो हैं 790 पर 5 मेंबर्स होते हैं। और पार्लियामेंट के हर मेंबर की तनख्वाह जो है, ये जो है पिछले इस साल का जो है डेटा नहीं है,
1 साल या 2 साल के पहले का डेटा मैं आप हजरात को दे रहा हूं कि एक मेंबर की जो तनख्वाह होती है 1,40,000 रुपये तक होती है हर महीना, और सिर्फ तनख्वाह देकर खामोश नहीं बैठते। कोई भी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के मेंबर को 1,40,000 रुपये देकर खामोश नहीं बैठती, बल्कि उनके लिए और भी सहूलतें पैदा करती है। और उनके लिए क्या क्या सहूलतें हैं, ये तनख्वाह के अलावा उनके लिए क्या क्या आमदनी का जरिया है और वो पैसे कितने होते हैं, तो किताबों के अंदर जो है लिखी हुई बातें हैं। अगर आप चाहें तो जो है नेट में तलाश कर लें, आज का डेटा आप हजरात के सामने आ सकता है। अगर आपके पास जो है वो इल्म है तो आप हजरात भी जो है वो डेटा ले सकते हैं। तो पार्लियामेंट में रहने वाले हर मेंबर को जो है 1,40,000 रुपये तनख्वाह हर महीना गवर्नमेंट देती है, और हर महीने का माहाना खर्चा जो है तनख्वाह के अलावा, तनख्वाह तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो उसको मिलती है माहाना, वो उसकी तादाद जो है 1,50,000 पर 1,830 पर 3 रुपये हर जो है पार्लियामेंट के मेंबर को दिया जाता है। अगर इसको जो है जोड़ा जाए कि 1 साल में ये कीमत जो है, ये पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसकी तादाद क्या है कि 1 साल का खर्चा जो है तनख्वाहों को अगर मिला लिया जाए तो 30 पर 5 लाख, और इसी तरीके से 1,990 पर 6 रुपये एक जो है पार्लियामेंट का मेंबर का खर्चा होता है। और इसी तरीके से 5 साल का खर्चा जो है 1,70,00,000 पर 5,09,980 रुपये एक आदमी जो कि पार्लियामेंट में जाकर मेंबर बनता है 5 साल में इतना खर्चा जो है उसका होता है। और इसके अलावा और क्या उसके लिए सहूलतें दी जाती हैं कि तारीख हमारे सामने मौजूद है, किताबों में साफ लिखा हुआ है, डेटा हमारे सामने मौजूद है कि हर मेंबर को हर महीना जो है 50,000 यूनिट करंट जो है फ्री दिया जाता है। 50,000 यूनिट करंट जो है फ्री दिया जाता है। और आम जैसा कि हम लोग हैं, हमारे लिए नॉर्मल बिल होता है, उसमें जो है इतना यूनिट इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर उससे बढ़ गया तो हमारी बिल में जो है फाइन आ जाएगा। फाइन आकर अगर ऐसा ही लगातार होता रहेगा तो हमारा राशन कार्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। रेशन कार्ड जो है क्या करेगी गवर्नमेंट, हमारा कैंसिल कर देगी। और ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो और इसके अलावा मुकम्मल जो है जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के 790 पर 5 मेंबर्स हैं, उनका मुकम्मल खर्चा तनख्वाहों के साथ मिलाकर 13 अरब 90 पर 2 करोड़ 30 पर 40 पर 3,04,100 रुपये बनता है। इतना पैसा जो है हम लोगों के खाते से जो है उन लोगों के हाथ में जा रहा है। और यहाँ तक जो है लिखा हुआ है किताबों के अंदर, हर साल में 150 अरब सब्सिडी जो है गरीबों के नाम से निकलती है, लेकिन गरीबों के नाम से निकलती है सिर्फ, लेकिन गरीबों के हाथ में वो पैसा नहीं जाता। किसके हाथ में जाता है? वो लोग जो हुकूमती सतह पर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के नीचे होकर काम कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े अफसर होते हैं और उसमें जो है और सियासत में रहने वाले भी मौजूद हैं। तो उन तमाम लोग जो है वो तमाम लोग उन पैसों को जो है हड़प लेते हैं। तो ये तमाम बातें बताने का खुलासा क्या है कि जमहूरी जो मुल्क है उसके 4 पिल्लर होते हैं। पहला पिल्लर जो है पार्लियामेंट है, और दूसरा पिल्लर जो है गवर्नमेंट है, तीसरा अदलिया, चौथा जो है मीडिया है। तो इनमें से पहला पिल्लर पार्लियामेंट जो है, इसमें इतना करप्शन हो रहा है और इतना जो है धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को कि इसकी कोई हद नहीं। अगर उसका डेटा और भी निकालेंगे तो और भी बारीकियां हमारे सामने आएंगी। ये 4 चीजें जो हैं मुल्क को खड़ा करने के लिए बहुत ही मदद देती हैं, बहुत ही जो है सहारा बनती हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क की हालत क्या है कि ये चारों पिल्लर जो है आज कमजोर नजर आते हैं। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, और इसी तरीके से चाहे वो अदलिया
यानी कोर्ट वगैरह का सिस्टम हो या फिर जो है मीडिया का सिस्टम हो, चारों सिस्टम को अगर लिया जाए, देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, तो चारों चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं जो कि मुल्क के कानून के खिलाफ जाती हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर निगाह नहीं करते और हम और आप जैसे लोग उसको सोचते भी नहीं हैं। भाई हमारा उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, हम जो है उसको कैसे बदल सकते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है बदलना, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हम पब्लिक तक लेके जाएं, इन चीज़ों को जो है बार बार बताते रहें, इसका तस्करा करते रहें, तो हमारे बताने में और पब्लिक को बोलने में हो सकता है कि कुछ धोखा कम हो जाए, कुछ धोखा जो है कम हो जाए। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट का अगर पिलर जो है उसको ले लिया जाए, तो आज गवर्नमेंट को संभालने वाले कैसे लोग हैं, उनके पास उस चीज़ का कुछ भी इल्म नहीं है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारा मुल्क कैसे लोगों के हाथ में है, उनके पास सही डिग्री नहीं, उनके पास उस लाइन का सही इल्म नहीं, उनके पास सही मालूमात नहीं, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं। ऐसे लोगों के हाथ में हमारा मुल्क फंसा हुआ है। इसकी वजह से तमाम मुसीबतें मुल्क में जो है हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम मुल्क में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, चल बस हमारे लिए काफ़ी है, ऐसी बात नहीं। अगर कभी जो है हमारे सामने कोई बात आ जाए तो फिर हम कैसे उसको जो है दिफा कर सकते हैं, कैसे उसका जवाब हम दे सकते हैं। हमारे पास कुछ भी मालूमात नहीं, हमारे पास कुछ भी इस लाइन का इल्म नहीं है, तो फिर हम जो है मैदान में अमल नहीं कर सकते, मैदान में हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से गवर्नमेंट को अगर देख लिया जाए, अभी मैंने कहा कि भाई जो लोग गवर्नमेंट को संभाले हुए हैं उनके पास उस चीज़ का इल्म है ही नहीं। कौन सी चीज़ को जो है हम बदल सकते हैं, कौन सी चीज़ को हम बदल नहीं सकते, बदलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसके लिए पैसे का कितना रोल है और चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ती है, इन तमाम चीज़ों का इल्म उन लोगों के पास नहीं है। बस अपना जो है अपनी गवर्नमेंट चल रही है, अपनी ताकत चल रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अपने बल्ब के, अपने ताकत के बलबूते बिल जो है सैंक्शन हो रहे हैं, बिल जो है काम चल रहे हैं। तो ये जो है ये तमाम जो है नुकसानात मुल्क में हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मुल्क में होने वाले धोखे को देखा जाए तो 3-4 साल पहले का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड बैंक जो पूरे जो है हमारे पूरे दुनिया की जो है बैंक है, उसका कहना है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत का लेन देन हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान में जो रिश्वत का लेन देन हो रहा है और जिन ममालिक में भी हो रहा है, उनमें से 2017 का डेटा है कि वर्ल्ड बैंक कहती है कि उन ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 15वां नंबर पर आता है। और यहाँ तक खिदमत जो हैं, आम लोगों को जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसा कि सेहत, मेडिकल खर्च है, और इसी तरीके से पुलिस की मदद है, और इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खिदमत है, और इसी तरीके से कोर्ट वगैरह का जो सिस्टम है उसकी जो खिदमत है, एक इंसान को लेने के लिए यहाँ जो है तकरीबन 1 साल में 21 करोड़ रुपये की रिश्वत देकर एक आम शहरी जो है इन चीज़ों की खिदमत ले रहा है। 21,000 रुपये की, 21,000 करोड़ रुपये की जो है रिश्वत हो रही, ली जा रही है, दी जा रही है। तो ये जो है हमारे मुल्क का सिस्टम है, ये हमारे मुल्क का जो है कानून बना हुआ है, और ऐसा ही जो है धक्के दे दे के लोग जो है मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अदलिया का रोल देखा जाए तो 2017 का ये भी जो है डेटा है, तकरीबन 30 मिलियन ऐसे केसेस हैं जो कोर्टों में फंसे हुए हैं, पेंडिंग है। उसमें से तकरीबन 40 या 45 हजार केसेस जो हैं हाई कोर्टों में फंसे हुए हैं, और 65,000 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में हैं, और बाकी के जो है निचले कोर्टों में फंसे हुए हैं। ये जो है हमारे मुल्क का जो है सिस्टम है। ये कोई जो है झूठी बातें, कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं हैं, बिल्कुल सच्ची बातें हैं।
3-4 साल पहले की जो है ये तमाम बातें आप हजरात के सामने मैं रख रहा हूं, तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि भाई हम जो है हम अपने मुल्क को जो है फ़ख्र के तौर पर कहते हैं कि भाई हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान है, जो कि जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी ममालिक में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क हमारा है। हमारे मुल्क से कोई मुल्क इतना बड़ा जमहूरी मुल्क नहीं है। जमहूरी का मतलब क्या है? पिछले जुमा में मैंने अर्ज कर दिया था कि यहां जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, हर मजहब के आदमी को अपने मजहब में रहकर आजादी के साथ जीने का हक देता है, उसी को जो है जमहूरी कहा जाता है। पिछले अगर सालों में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो है कैसे कैसे मुसलमानों के ऊपर गलत मुकदमात हुए, गलत जो है फैसले सुनाए गए। सुप्रीम ये बाबरी मस्जिद का मसला ले लीजिए, कैसा जो है इतना खतरनाक मसला, और इतना हम सब जानते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी ये है, हमारी जो है कमजोरी ये है कि इन बातों को हम समझते नहीं हैं। अगर समझ रहे हैं तो बस अपनी जात तक, दूसरों को हम बताते नहीं। इससे जो है तकरीबन इन बातों को ना जानने वालों की फीसद हमारे मुल्क में 90% से भी ज्यादा है। 90% से ज्यादा लोग हमारे मुल्क के इन बुराइयों को समझते नहीं हैं और समझ में आता भी नहीं है लोगों को। इन तमाम बातों के ऊपर जो है गौर करने की जरूरत है। भाई हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, लोग इस मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? अभी करीब में 2 साल पहले पर्दे का कैसा जो है इशू हुआ, निकाब का कैसा इशू हुआ, कैसे जो है नाजायज तरीके से कोर्टों में जो है फैसला सुनाया गया। अब जाकर जो है वो हाई कोर्ट से उठकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा हुआ है। कितने ऐसे जो है केसेस हैं, 3 तलाक का मसला, हालांकि कुरान हदीस का कोई भी मसला दुनिया का कोई जज जो है उसको फैसला नहीं दे सकता और उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। कुरान हदीस का जो भी फैसला है अटल है। तो ये तमाम जो है बुराइयां हो रही हैं, सुनाने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जरूरी बातें थी, मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं। तो हमारा ये मुल्क अल्लाह ने जिसमें हमें और आपको जीने का एक मौका दिया है, ऐसे कोई अंग्रेजों के हाथों से खेल नहीं था कि भाई एक गेम हुआ और दोनों तरफ से जो है टीमें आ गई और हमारी टीम जो है आगे बढ़ गई, जीत गई। कोई गेम नहीं था, कोई खेल नहीं था। जानों की कुर्बानियां देकर हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को आजाद किया है। आज मैं बिला मुबालगा ये बात कहता हूं कि आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम को मुल्क में रहने का जितना हक है उतना हक आपको भी है, मुझे भी है। जितना हक दूसरे लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जो है गवर्नमेंट का आदमी हो, उसको जितना हक है उतना हक आपको भी है, मुझे भी है। जितने मजहब के लोग रहते हैं उनको जितना हक है उतना ही, अगर कहा जाए ईमानदारी के साथ, उनसे ज्यादा हक मुसलमानों का है, उनसे ज्यादा हक मुसलमानों का है। किसी ने जो है हमारे अकाबिरीन में से पूछा कि भाई तुम लोग तो मुल्क के गद्दार हो, मुल्क से क्या करते हो, बेवफाई करते हो। तो हमारे अकाबिरीन की एक बात जो है ऐसी होती है कि सामने वाले के दिल पर जाकर लगती है। हमारे अकाबिर फरमाते हैं, अरे गद्दार किसको कहते हो, गद्दार किसको कहते हो? सुबह से शाम तक हम जो है 5 दफे इस मिट्टी को चूमते हैं, इस मिट्टी पर हमारा सजदा होता है, सजदे के बगैर हमारी इबादत कबूल नहीं। बताओ तुम कितने बार जो है इस मिट्टी को चूमते हो, इस मिट्टी पर अपना माथा रगड़ते हो? कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कहा, तुम्हारे जब लोग मर जाते हैं उनको क्या करते हैं, जलाते हैं, लेकिन हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में हमको दफनाया जाता है। इससे बढ़कर मोहब्बत क्या है अपने वतन से? तो ये मुल्क पहले से भी हमारा है, हमारा अब भी है, आइंदा भी हमारा रहेगा। और जितनी भी चीजें हो रही हैं मुल्क में, इसमें जो है सरासर जुल्म और सरासर धोखा और अपनी मनमानी से भाई उनके पास जो है ताकत है, ताकत के बलबूते वो लोग जो है कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक वक्त ऐसा आएगा कि मुल्क में अमान कायम हो जाएगा, मुल्क में सलामती आएगी। आज लोग मुसलमानों के खिलाफ जो है बोलते रहते हैं। अभी लॉकडाउन का ज़माना हमने देखा, मीडिया ने कैसा अहम रोल इसमें अदा किया कि कोरोना जो बीमारी थी, अल्लाह जाने बीमारी थी या नहीं थी मालूम नहीं,
कई जो है चीज़ों से ये बात जाहिर हो चुकी है कि भाई ये बीमारी नहीं, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन बताना असल मकसद ये है कि उस ज़माने में जबकि मीडिया ने ऐसा मुसलमानों को उछाला, ऐसी जो है तबलीगी जमात को बदनाम किया और यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये मुल्क में चलने फिरने वाले बम हैं, इनकी वजह से जो है मुल्क में बीमारी फैल रही है, इनकी वजह से मुल्क हमारा बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो सिस्टम है कोर्ट का, उसके तरफ से कोई भी जो है सही फैसला नहीं हो सका। मुसलमानों को आज अमानतदारी से मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को पहली दो चीजें यानी कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई यकीन नहीं। अगर यकीन है तो तीसरे चीज के ऊपर, अदलिया के ऊपर, कोर्ट के सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा यकीन है, अगर इसमें भी गड़बड़ी आ गई तो मुसलमान इसको भी छोड़ देगा। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। ये बात जो है अपने दिल में बिठा लें कि भाई ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को आज़ाद किया है कुर्बानियां देकर, छोटी बड़ी नहीं बल्कि अपने जानों की कुर्बानी देकर। 200 साल की तारीख है। पहले 100 साल में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान उलमा ने, मुसलमान अवाम ने मिलकर इस मुल्क के लिए लड़ा है। बाद में दूसरा 100 साल जब शुरू हुआ, उस जमाने में जाकर दूसरे मजहब के लोग आए। तो ये तमाम चीजें जो है आज बच्चों को जो सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल जो है उल्टा है। लेकिन इस तारीख को समझने की हमारी जिम्मेदारी है। हम जो है लकीर के फ़कीर बन के ना बैठें। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी मोहब्बत का हक़ ये है कि भाई उसकी तारीख को हम समझें, उसकी तारीख को हम जानें, यही हमारा फरीज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क की तारीख को समझने की और उस मुल्क की तारीख को जानने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क को जो है सलामत रखे, इस मुल्क के अमन को सालिमियत के साथ देर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सलामती को बाकी रखे। और जितने भी फसादात, जितनी भी चीज़ें मुल्क को और मुल्क के लोगों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, खुसूसन मुसलमानों को, तो जो लोग इस पर आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको सही सबक सिखाएं और मुल्क को, पूरी मुल्क के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुल्क के और मुल्क के रहने वाले हर बाशिंदे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी हिफाजत फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।